यह वीडियो देर से लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक का दूसरा पाठ है। और पहला पाठ हम पहले ही करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। इसमें हम संक्षिप्त में चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रह सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आप आगे के नोटिफिकेशन भी भविष्य में पा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है उनको पोषक, न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, अर्थात भोजन के घटकों को पोषक भी कहते हैं। तो जो मुख्य पोषक हमारे भोजन में होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जिसको वसा कहते हैं, प्रोटीन को तो प्रोटीन ही कहते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स जिनको खनिज लवण कहते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें डाइटरी फाइबर्स यानी रुक्षांश की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके हम संक्षेप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, सबसे पहले जान ले। तो आलू, मिश्री कंद, ईख, पपीता, गेहूँ, तरबूज, चावल, आम, बाजरा, मक्का, ये सब कुछ उदाहरण है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लगभग सभी भोजन में कुछ न कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि सभी भोजन खाने से हमें कुछ न कुछ ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। और कार्बोहाइड्रेट तो लगभग सभी भोजन में पाया जाता है, तो संभवतः जो भोजन करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की कमी तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फैट्स यानी वसा। तो वसा के जो स्रोत हैं वो है सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या किसी भी प्रकार का तेल जो हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। इसके अलावा मूंगफली, नट्स जो होते हैं, गिरी बादाम जो होता है, और बहुत सारी वसा के स्रोत हैं। जैसे जंतु में आप मीट, अंडे, मछली और दूध, घी, बटर और क्रीम में भी आपको प्रचुर मात्रा में वसा मिलेगा। तो वसा जो होता है यह भी हमें ऊर्जा ही देता है, और यह हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। अर्थात अगर आप 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें और 10 ग्राम वसा कंज्यूम करें तो आपको वसा से अधिक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन यह डायरेक्ट ऊर्जा नहीं देता है, यह ऊर्जा एक संश्लेषित फॉर्म में होता है, जो समय आने पर कार्बोहाइड्रेट में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्रोत पहले हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स यानी कि राजमा जो होता है, मटर, सोयाबीन आदि, ये सब चीज़ों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जंतु स्रोतों में मांस, मछली, अंडे और पनीर और दूध से भी हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये केवल कुछ उदाहरण है स्रोतों के, और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य हैं जिनसे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में मांस को बनाने का काम करता है। अर्थात इसके कंजम्पशन से हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, यानी जो हमारा मसल्स है वो बढ़ता है, और जो मसल्स का क्षय हो जाता है यानी जो मांसपेशियों का क्षय हो जाता है उसकी मरम्मत भी प्रोटीन से ही होती है। जैसे अगर आपके शरीर से चोट के कारण कहीं मांस निकल गया तो वो फिर से भर जाता है अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो वो नहीं भरेगा। तो अब और इसलिए प्रोटीन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। और बहुत लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेते हैं बॉडी बनाने के लिए।
खैर वो सब हानिकारक होते हैं, आप भोजन में ही प्रोटीन को शामिल करें। और इसके अतिरिक्त जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो है हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। और विटामिन्स से बहुत प्रकार के होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है। तो एक एक करके हम इन विटामिन्स के स्रोतों को देखते हैं और ये काम कैसे करते हैं, ये तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, इसलिए हम इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे और ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन के स्रोतों को। तो विटामिन ए जो है पपाया यानी पपीता, मैंगो, आम, गाजर, दूध और मछली के तेल, ये सब में पाया जाता है। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो लीवर यानी कि जो लीवर होता है जो मांसाहारी लोग खाते हैं, जैसे कि चिकन का ही हो गया या फिर किसी और जानवर को खाते हैं, तो उसके लीवर में प्रचुर मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो इसे मुझ पर अप्लाई ना करें क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग खाते हैं उनको तो मिलेगा ही। तो और इसके अतिरिक्त गेहूँ और चावल में भी बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी हमें विशेषकर जो खट्टे मीठे फल होते हैं उनसे प्राप्त होता है, जैसे संतरा हो गया, टमाटर हो गया, और मिर्च में भी जो है हरी मिर्च है उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और नींबू में भी बहुत, और आंवला तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ये औषधि के रूप में भी बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और विटामिन डी हमें दूध, मक्खन, मछली और अंडे से मिल जाता है। और विटामिन ई सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं, आलमंड होते हैं, जो बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, उन सब में भी विटामिन ई हमें मिल जाता है। और विटामिन की साग, ब्रोकली और जो बंदा गोभी होता है उससे हमें मिल जाता है। ये सब केवल उदाहरण है, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से आपको विटामिन मिलते हैं। विशेषकर पेड़ पौधे से जो भी कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, हरी सब्जियाँ, उसमें कुछ ना एक, और ज़रूरी नहीं है कि एक भोजन में एक ही प्रकार का विटामिन हो, इसमें बहुत प्रकार के विटामिन हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पपाया जो है, पपीता है, उसमें लगभग सभी विटामिन्स कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं अगर पपीता पका हुआ हो तो। और इसके अलावा हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो है मिनरल्स, जिसको खनिज लवण भी कहते हैं। तो खनिज लवण की ज़रूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए अति आवश्यक हैं। इनके बिना शरीर का स्वस्थ रहना संभव नहीं है, और ये शरीर के विकास में बहुत योगदान देते हैं, भले ही इनकी ज़रूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में पड़ती हो। तो मेनली जो हमें विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, खनिज लवणों की ज़रूरत होती है, वो है आयोडीन, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम। तो चलिए देखते हैं इनके स्रोत क्या हैं। तो मिनरल्स, आयोडीन जो है उसका स्रोत जिंजर यानी कि अदरक में, मछली और अदर जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले, उनमें आयोडीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस हमें दूध से मिल जाता है, बनाना में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, और मिर्च में भी फास्फोरस पाया जाता है। आयरन, हरी जो साग सब्जियां हैं उनसे हमें आयरन प्रचुर, खासकर जो हरी साग है और हरी सब्जियां होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त सेव में भी आयरन पाया जाता है, और मांसाहारी लोगों के लिए लीवर जो है उसमें आयरन पाया जाता है। और कैल्शियम हमें दूध और अंडे में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्रोत हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को रेफ्यूजेस भी कहते हैं, यानी ये आहारी रेशे जो हैं इनको रुक्षांश भी कहा जाता है। और ये हमें प्रायः प्लांट्स जो हैं, जो हम पेड़ पौधे हैं उनमें मिलते हैं, फल सब्जियां उनमें मिलते हैं। विशेषकर से ये जो छिलके होते हैं वो, उनमें ये फाइबर होता है। ये केवल, इनका काम केवल होता है कि जो भोजन पचता नहीं है उसको वो हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ये हमारे शरीर को विशेष रूप से कुछ देते नहीं, लेकिन
ये ज़रूरी है कि जो भोजन हमारे शरीर में न पचा हो उसको बाहर निकाला जाए। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने में। तो और इसके अलावा जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो है वाटर। ये कोई पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन यह जो है पानी जो है जल है, ये हमारे शरीर भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर के कुछ अवशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। मूत्र और पसीने के रूप में, आंसू के रूप में भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ जल के रूप में हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो जल भी भले ही एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन यह इसके बिना हम जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो काम है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बैलेंस डाइट की ओर। तो जो संतुलित आहार, तो संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो संतुलित आहार कहते किसको हैं? तो जिस भोजन में सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को जरूरत होती है, रुक्षांश भी, पानी भी, वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, ऐसे भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। क्योंकि इनसे हमारे शरीर की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और हमारे शरीर का विकास अच्छा होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। और बैलेंस डाइट नहीं लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो बैलेंस डाइट जब हम नहीं लेते हैं, अर्थात कुछ विटामिन्स, मिनरल्स या किसी और तत्वों की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है, तो उसके कारण कुछ रोग होते हैं जिसको डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। विशेष रूप से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ कहा जाता है, यानी अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन यानी आँखों की रोशनी का खोना जैसी बीमारी हो सकती है, जिसको रतौंधी भी कहते हैं। यह विशेष रूप से रात में जब अंधेरा छाने लगता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि हमें विटामिन ए की कमी है, जिसके कारण थोड़ा भी अंधेरा होने पर हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं। और कभी कभी विटामिन ए की कमी से पूरी तरह से हम अपने आँखों की रोशनी भी खो सकते हैं। तो आप विटामिन ए अपने भोजन में जरूर लें। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी रोग होता है। बेरी रोग से जो हमारे मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में अब ऊर्जा नहीं है, बहुत कम एनर्जी बचा है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी होने पर हमारे मसूड़ों में खून बहता है और अगर हमें कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये सब विटामिन सी की कमी का लक्षण है, यानी कि स्कर्वी रोग के लक्षण है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हमारी हड्डियां जो हैं वो कोमल हो जाती हैं और कोमल होने के कारण वो मुड़ने भी लगती हैं, क्योंकि कोमल चीज़ों पर जब थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो वो मुड़ने लगती हैं। और इसके अलावा कैल्शियम से भी जो है बोन और जो हड्डियां होती है और दांत होती है उनका क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से हमारे जो हड्डियां हैं और दांत है वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो उनका क्षय बहुत जल्दी होने लगता है। और इसके अलावा आयोडीन की कमी से तो आप जानते हैं कि गैटोर, जिसको घेंघा रोग कहते हैं, हमारे गले में गला फूल जाता है और वहाँ पे सूजन होने लगता है। और आयोडीन की कमी से बच्चों में जो है मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि मानसिक अक्षमता भी हो सकता है। और अंत में आयरन की कमी से अनीमिया होता है, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में और हमें कमज़ोरी महसूस होती है। तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। इन चैप्टर की जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी चर्चा हमने यहाँ कर ली है। तो चलिए, आप लोगों को सभी भाषाओं में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं
ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।